नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो कृपया मेरे प्रयास में मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहित्य की सेवा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आइए सुनते हैं शौकत थानवी की लिखी ये हास्य कहानी खामख्वाह। तौबा है साहब, कहाँ कहाँ की खाक छानी, किन किन गली कूचों के चक्कर लगाए, किस किस से पूछा और कितना किराया टैक्सी का चुकाया, तब कहीं जाकर अब्दुल गफूर साहब ठेकेदार का वह मकान मिल सका जिसका एक हिस्सा असलम ने किराए पर हासिल किया था। और आग ही तो लग गई असलम की इस बात से। सीधा सा तो पता है, अगर जरा अक्ल से काम लेते तो ये परेशानी हरगिज न होती। मैंने जलकर कहा, क्या जनाब का ये ख्याल है कि मैं नस्लों से डाकिया चला आ रहा हूं कि उसी पते पर खट से पहुंच जाऊं जो खत पर दर्ज होता है? ये तो डाकियों का खास आर्ट है कि वे 1, 2, 11, 9 का मतलब समझ लेते हैं कि ब्लॉक नंबर 1, सब ब्लॉक नंबर 2, गली नंबर 11, मकान नंबर 9। असलम ने संभवतः मेरा गुस्सा दूर करने के लिए कहा, अच्छा खैर, अब सामान रखो, स्नान आदि करके आदमी बनो तो तुमको चाय पिलाकर सही दिमाग वाला बनाने के बाद बात की जाए। मैं स्वयं भी फौरन नहाना चाहता था, इसलिए कि लाहौर से कराची आने वाले को महसूस ये होता है कि वह किसी जनाजे में शामिल होने गया था जहां कब्र खोदों ने मुर्दे के बजाय स्वयं उसी को दफन कर दिया था गलती से, और वह अपने दफन के बाद मुश्किल से कब्र से निकलकर भागने में सफल हुआ है। गर्द से अटा हुआ था, अतः आईने के सामने पहुंचकर स्वयं अपने ही प्रतिबिंब पर अब्दुल गफूर साहब ठेकेदार का संदेह हुआ, जो ठेकेदारी के अनुरूप ऐसे हुलिये में नजर आ सकते हैं। पर इससे पूर्व कि मैं स्वयं अपने ही प्रतिबिंब को सलाम करता, धूल भरी ऐनक को जो उतारा तो अपने प्रतिबिंब की इस हरकत से फौरन समझ में आ गया कि यह कोई और नहीं, खाकसार ही है। और अगर सच पूछिए तो आज ही खाकसार के अर्थ भी समझ में आए कि बिना लाहौर से कराची आए हुए कोई व्यक्ति सही अर्थों में खाकसार बन ही नहीं सकता। मैंने जल्दी जल्दी शेव किया, कपड़े निकाले और गुसल खाने में नल के नीचे जा बैठा। मगर अभी सिर और चेहरे पर साबुन लगाया ही था कि नल गायब और मैं परेशान कि अब क्या करूं। सारा सिर साबुन से लिथड़ा हुआ है, आंखें तक बंद हैं। 1 आध मिनट तो यूं ही चुप रहा। उसके बाद गुसल खाने ही से असलम को आवाज दी कि दौड़ो मदद को। असलम ने जवाब में चीखना शुरू किया, साहब ये मैं नहीं हूं, एक अन्य साहब हैं, खुदा के लिए नल खोल दीजिए। और अजीब बात है कि इसके बाद ही नल चलने लगा। अतः मैं नहा धोकर और कपड़े बदलकर जब फिर आईने के सामने आया तो अब आईने में अब्दुल गफूर साहब ठेकेदार नहीं आए, बल्कि ये देखकर इत्मीनान हो गया कि जो कुछ भी बुरा भला हूं ये मैं स्वयं ही हूं। अभी कंघा ही फेर रहा था कि असलम ने चीखना शुरू कर दिया, साहब 16 सिंगार बाद में कर लीजिएगा, यहां चाय ठंडी हुई जाती है। चुनाचे मैं उस बरामदे में आ गया जहां एक छोटी सी मेज पर असलम चाय के बर्तन रखे स्वयं मक्खियों के शिकार में मग्न थे। मैंने एक कुर्सी पर बैठते ही पहला सवाल किया, भाई ये नल का बंद होना फिर तुम्हारे एक आवेशपूर्ण नारे के बाद यकायक चल देना समझ में नहीं आया। ये किस्सा क्या था आखिर?
असलम ने कहा, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने कहा, सुबहान अल्लाह, लेकिन अगर इस शेर का सरल उर्दू में आप अनुवाद भी कर देते तो अच्छा होता। मैं इतना बुद्धिमान तो कभी न था कि अपने विस्तार योग्य सवालों का जवाब शेरों में सुनकर आश्वस्त हो जाता। फिर इस समय तो अभी दिमाग से रेल की घड़घड़ाहट ही नहीं निकली है। असलम ने केतली में चीनी का 1 चमचा डालकर चलाते हुए कहा, मतलब ये कि ये तो बिस्मिल्लाह थी, ऐसी ऐसी बहुत सी बातें होंगी। किराए के मकान में रहना आप मामूली बात समझते हैं, किराए के अलावा और बहुत से टैक्स देने पड़ते हैं। खुदा की कसम, कई बार तो जी चाहता है कि सामान भी इसी घर में छोड़ दूं और जाकर समुद्र में छलांग लगा दूं। मैंने कहा, ये तो खैर ठीक है कि जब समुद्र ही में छलांग लगाना ठहरा तो सामान की क्या जरूरत है, मगर कुछ बताओ तो सही कि बात क्या है आखिर। असलम ने चाय की प्याली खिसकाते हुए कहा, बात नहीं है, विपदा है। संक्षेप में सुनाई देता हूं, विस्तार स्वयं देखते रहना। अब तो रहना ही है इस घर में। मैंने कहा, अच्छा फिलहाल तुम संक्षेप ही में सुना दो। असलम ने एक गहरी सांस लेकर कहा, कराची में मकान हासिल करना इतना मुश्किल काम है कि अगर ये परेशानी उन वैज्ञानिकों को पेश आ जाए जो चांद और शुक्र वगैरह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके सारे स्पटनिक और कृत्रिम नक्षत्र धरे रह जाएं। मेरा ही दिल जानता है कि मैंने कैसे कैसे पापड़ बेले हैं ये मकान हासिल करने के लिए। मैंने कहा, शुक्र है कि मिल तो गया, और है भी अच्छा खासा बज़ाहिर। असलम ने कहा, जी हाँ, मगर बाहर जैसा कुछ भी है, बस दुआ मांगनी चाहिए कि खुदा दुश्मन को भी ऐसा मकान न दे। पता नहीं मेरे किन गुनाहों के बदले में ये मकान मुझे मिल गया, और अल्लाह जाने तुम्हारे भाग्य की कौन सी गलती थी जो तुम्हें भी यहाँ रहने के लिए ले आई है। खुदा के लिए परवेज, कोई और मकान ढूंढो, वरना इस मकान में कल ही से तुम भी खुदकुशी की संभावनाओं पर विचार करना शुरू कर दोगे, जिस तरह मैं इस हराम जिंदगी और इस हराम मौत की तुलना करता रहता हूं। वह वाकई रो देने के करीब था, इसलिए मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, हिम्मत और हौसले से काम लो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मगर असलम ने बात काट कर कहा, अच्छा अब तुम्हें विस्तार में सुनाऊं। भाई साहब, ये मकान नहीं बल्कि मकान का आधा हिस्सा है। आधे बेहतर में स्वयं मालिक मकान अब्दुल गफूर साहब ठेकेदार रहते हैं, और इस आधे बदतर में पहले सिर्फ मैं रहता था और अब तुम भी रहोगे। मैंने इधर उधर देखकर कहा, आधे बदतर, मगर मुझे तो कोई खास बुराई नजर नहीं आती। असलम ने असमंजस से कहा, तुम अभी से इस मकान की तरफदारी ना करो। इसमें जो बुराई है वह नजर नहीं आती बल्कि महसूस की जाती है। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने पूरी बात सुनने का वायदा करते हुए कहा, अच्छा अच्छा, तुम बताओ पूरी बात, मैं अब ना बोलूँगा। असलम ने कहा, तो साहब, इस मकान का बंटवारा यूं हुआ है कि हर कमरे से मिला हुआ दूसरे हिस्से का एक कमरा है। गुसल खाने से मिला हुआ उनका गुसल खाना है। वह अगर नल खोल दें तो पानी इधर नहीं आ सकता। बिजली का मेन स्विच उसी तरफ है। अगर वह उसे बंद कर दें तो हमारी जिंदगी का सहारा मोमबत्तियां रह जाएं। उनके यहाँ हर साइज के असंख्य बच्चे भी हैं, जिनकी ड्यूटियां इस हिसाब से लगी हुई हैं कि एक बच्चा जब रोना बंद कर देता है तो दूसरे की ड्यूटी शुरू हो जाती है। इनके यहाँ एक ऐसा नामाकूल रेडियो है जो सुनने के लिए नहीं है बल्कि कान पड़ी आवाज सुनने ना देने के लिए इस्तेमाल होता है। सारांश ये कि मकान में रहकर कोई रचनात्मक लेखन कार्य तो हो ही नहीं सकता,
और अगर बेहया बनकर और कानों में रुई ठूंस कर कुछ लिखने की कोशिश की भी जाए तो नतीजा ये होता है कि देखिए, मैं एक तुच्छ सा नमूना दिखाई देता हूं। ये कहकर वह कमरे के अंदर गया और अपने हाथ में एक कॉपी लिए हुए वापस आकर बोला, एक कहानी लिख रहा था, इसको अधूरा छोड़कर दफ्तर चला गया। वापस आया तो जहां तक मैंने लिखा था उसके आगे ये मजमून नजर आया, मुलाहिजा हो। मैंने पढ़ना शुरू किया। देश विभाजन के बाद सूखी हुई पत्तियों की तरह शरणार्थी आ जा रहे थे। उन्हें कुछ पता न था कि वे किधर जा रही हैं। उन्हें कुछ मालूम न था कि उनकी मंजिल कहाँ है। वे महज भटके हुए राही थे, ऐसे मुसाफिर थे जिनकी कोई मंजिल न हो और वे सफ़र करते रहें। टिकट न खरीदें तो चालान हो, टिकट खरीदें तो कहाँ का खरीदें। मैंने चौंक कर कहा, हैं? ये क्या? ये टिकट कैसा? असलम ने कहा, और दिखा क्या रहा हूं आपको, मुसाफिर ऐसे जिनकी कोई मंजिल ना हो और वे सफर करते रहें। बस यहां तक लिखकर चला गया। इसके बाद ये खुराफात लिखी हुई देखी। देख लो ना, खत बदला हुआ है। श्रोताओं, यहाँ खत मतलब हैंडराइटिंग। मैंने कहा, जनाना खत है। असलम ने बेजारी से कहा, जी हाँ, जनाना खत है, और जिस मोहतरमा का ये खत है वही मेरे लिए मुसीबत बनी हुई है। मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा, मगर वे हैं कौन? जुमला बेतुका सही, मगर खत तो बड़ा पाकीज़ी है। असलम ने मुंह बनाकर कहा, साहब, नाक में दम कर रखा है उस लड़की ने। खुदा की कसम, अगर मेरी बहन या बेटी हो इस किस्म की तो गोली मारकर फांसी पर लटक जाऊं। मैंने फिर पूछा, मगर बताया नहीं तुमने कि वह लड़की है कौन? असलम ने कहा, साहबजादी है ठेकेदार साहब की। अच्छी खासी जवान जहान लड़की है, मैट्रिक पास कर चुकी है। बाबा जान शादी की फिक्र में घुल रहे हैं और मैं ये विचार किया करता हूं कि जिसके पल्ले बंध गई ये बला उसके दोनों कानों के बीच में सिर कर देगी। साहब, छलावा है अच्छी खासी। मैंने कहा, देखा है तुमने? उम्र क्या होगी? सूरत शक्ल की कैसी है? एक ही सांस में इतने सवाल जो किए तो असलम ने घबरा कर कहा, न देखा है न खुदा दिखाए। उम्र उनके बाबा जान के हिसाब से 16 साल है, इसलिए होगी 18-19 साल की। मैंने कहा, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में किया होगा उसने। असलम ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, ये जनाब को कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा, अंदाज़ा है मेरा, खत बहुत अच्छा है। इन सारी शरारतों से मालूम होता है कि ज़हीन भी है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि लड़की है। आजकल तो डिवीज़न मारना लड़कियों का ही काम रह गया है। मगर ताज्जुब है कि तुमने देखा नहीं अब तक। असलम ने कहा, जी हाँ, अब तक तो खुदा ने सुरक्षित ही रखा है, मगर अब आपके तेवरों से अंदाज़ा हो रहा है कि संभवतः आप ये कोशिश भी करेंगे। मैंने कहा, नहीं, खैर, मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, पर जो हालात तुमने सुनाए हैं वे इतने दर्दनाक नहीं हैं जितने तुम सिन मरसरिया बने हुए हो। बहरहाल, मैं हालात का जायज़ा लेकर ही कोई राय कायम करूँगा। चुनाचे मैं फ़िलहाल उस कमरे में सामान तरतीब से लगाने लगा जो मेरे लिए असलम ने सुरक्षित किया था। मैं अभी सोकर उठा ही था और एक आध अंगड़ाई लेकर फिर सोने का इरादा ही कर रहा था कि असलम ने कमरे में प्रवेश करके कहा, चलो उनसे भी मिल लो, वे आ गए हैं, हम दोनों के गार्जियन। मैंने विस्मय से पूछा, गार्जियन? गार्जियन कौन? असलम ने पड़ोस की ओर इशारा करके कहा, वे मकान मालिक अब्दुल गफूर साहब ठेकेदार। अच्छे खासे सिरदर्द हैं हजरत भी। और दीवार के उस पार से एक सनकती हुई जनाना आवाज आई, अम्मी जान,
सिर दर्द के लिए संदल लगाना मुफीद है, क्या ये सच है? और असलम ने दांतों से उंगली दबाकर कहा, सुन लिया आपने? मैंने लगभग होठों में कहा, मैंने तो खैर सुन लिया, मगर गजब ये हो गया कि उसने भी सुन लिया जिसके बाप को आप सिरदर्द कह रहे थे। असलम ने बेपरवाही से कहा, सुन लिया है तो जो कर सकती हैं कर ले मेरे खिलाफ। तुम उठ तो चुको बिस्तर से, वे इंतजार कर रहे हैं। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, मुंह पर एक छींटा डाला और असलम के साथ उन बुजुर्ग महाशय से मिलने को आ गया जो बहुत इत्मीनान से बैठे अखबार में इश्तिहारों का सफ़ा इस गौर से पढ़ रहे थे कि नजरें अखबार पर जमी हुई थीं और मुंह हुक्के की नए तलाश कर रहा था। हम लोगों की आहट पाकर उन बुजुर्ग महाशय ने ऐनक का कोण ठीक करके हमें देखा ही था कि मैंने बहुत आदर से आदाब कहकर मिलाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। असलम बोला, ठेकेदार साहब, ये हैं मेरे प्रिय रिश्तेदार और दोस्त परवेज साहब। ठेकेदार साहब ने कहा, जी हाँ, गायबाना परिचय तो काफ़ी से ज़्यादा हो चुका है। बहरहाल बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। लीजिए हुक्का पीजिए, मगर तंबाकू ज़रा सख्त किस्म का है। मैंने करबद्ध निवेदन किया, शुक्रिया, मगर मैं पीता नहीं हूँ। ठेकेदार साहब ने हुक्के की नय फिर अपनी ओर करते हुए कहा, शायद सिगरेट पीते होंगे आप। जी नहीं, मैं सिगरेट भी नहीं पीता। अजीब बात पूछी ठेकेदार साहब ने। तो फिर क्या पीते हैं आप? मुझे हंसी आ गई और मैंने जैसा सवाल था वैसा ही जवाब भी दे दिया कि पानी पीता हूँ, चाय पीता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, शरबत आदि भी पी लेता हूँ। और ठेकेदार साहब ने आसमान की ओर मुंह उठाकर आवाज़ लगाई, मैंने कहा बिल्किस बेटी, ज़रा चाय बनवा देना। असलम ने लाख कहा कि चाय यहाँ भी तैयार है, मगर वे कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं कह कह कर अपने यहाँ की चाय पिलवाने का आग्रह करते रहे। अतः थोड़ी देर के बाद इधर हमारा नौकर चाय और नाश्ता लेकर आया और उधर एक बहुत खूबसूरत सी कश्ती में बहुत सुंदर टिकोजी से ढकी हुई केतली और बहुत सलीके से रखी हुई प्यालियां लिए ठेकेदार साहब की नौकरानी ने प्रवेश किया और वह चाय भी हमारे नौकर ने उससे लेकर मेज पर लगा दी। मगर अभी वह चाय लगा ही रहा था कि ठेकेदार साहब ने अपने यहाँ से आई हुई चाय के बर्तनों में से एक तश्तरी उठाकर कहा, ये क्या है? सिरदर्द की गोलियां? ये किसने मंगवाई थीं? अरे भाई, सिरदर्द किसे है? यानी खामखा भी? ये किसके लिए लाई है तू कामिनी? कामिनी ने अपना दुपट्टा मुंह पर रखकर हंसते हुए कहा, बिटिया ने भेजी है। ठेकेदार साहब ने ऐनक आंखों से हटाकर माथे लगाकर गोली को गौर से देखा, मानो उन गोलियों को वह आंखों से नहीं बल्कि माथे से देख रहे थे। बिटिया ने भेजी है? मगर किस लिए भेजी हैं? मेरे तो परसों हुआ था सिर में दर्द, गोलियां आज भेजी गई हैं। पूछ तो सही जरा जाकर बिल्किस से कि ये पहेली क्या है। कामिनी तो हंसती हुई अंदर चली गई, मगर मैं और असलम दोनों समझ चुके थे कि ये उसी किस्से का सिलसिला अब तक चल रहा है, वह जो असलम ने ठेकेदार साहब को सिरदर्द कह दिया था। अतः अब गोलियां भेजी गई हैं कि अगर मेरे बाप सिरदर्द हैं तो ये ले लो, सिरदर्द की गोलियां खाओ और उनसे सिर खपाओ। हम दोनों ठेकेदार साहब से आंख बचा बचा कर अभी मुस्कुरा ही रहे थे कि ठेकेदार साहब ने केतली पर से टिकोजी उतारकर उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, जो दृश्य इसमें दिखाया गया है उसे समझे आप? मैंने गौर से देखते हुए कहा, शायद मालिन दिखाई गई है जो फूल चुन रही है बाग में। ठेकेदार साहब ने बड़े विद्वत्तापूर्ण अंदाज में कहा, गलत, आप बताइए असलम साहब। असलम ने कहा, मैं भी बस इतना ही समझा हूँ।
ठेकेदार साहब ने कहा, तो आप भी गलत समझे हैं। ये दरअसल चाय का बाग है और उसमें ये लड़की जो चाल ढाल से पूर्वी पाकिस्तान की लड़की दिखाई गई है, ऊपर की कली और 2 कोपलें अपनी चुटकी से तोड़ रही है। आपको किसी चाय के बाग में जाने का भी इत्तेफाक हुआ है? हम दोनों ने एक साथ इनकार कर दिया तो वे बोले, पिछले साल अपने बीवी बच्चों के साथ मैं सिलहट गया था। वहां चाय के बागान देखने का इत्तेफाक हुआ। चुनाचे बेटी बिल्किस ने वहां से वापसी के बाद ही ये टिकोजी बनाई और उस पर ये दृश्य दिखाया। मगर मुलाहिजा फरमाइए कि सुई से बनाई हुई इस तस्वीर में भी कितनी जिंदगी है। मैंने भी दाद दी, वाकई मैं तो इसे मशीन का काम समझा था। बड़ी सफाई है हाथ में माशाल्लाह, और ये खुश सलीकगी है कि टिकोजी के लिए उपयुक्त दृश्य का चयन किया गया है। ठेकेदार साहब ने बड़ी खाकसारी के साथ सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, इसे सदा इसी किस्म की उपज सूझती है। आपकी दुआ से फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक किया है। भाषणों के मुकाबले में भी प्रथम आई थी। उसका कब भी लाई है। स्कूल में मुशायरा हुआ तो अल्लाह जाने शायरी उसने कहाँ से सीख ली है कि मुशायरे के लिए गज़ल भी कहकर मुझे दिखाई। मैंने कहा कि बिटिया, मेरे तो बाप दादा ने भी कभी शेर नहीं कहे। ठेकेदार हूँ, जैसी कहो इमारत बना दूं, पुल बनवा दूं, मस्जिद और तालाब बनवा दूं, मगर ये मेरे बस का रोग नहीं है। मगर जनाब, वह उसी गज़ल को पढ़कर तमगा भी ले आई। उसी समय ठेकेदार साहब की नौकरानी कामिनी एक दूसरी कश्ती लेकर आ मौजूद हुई, जिस पर क्रोशिये के काम का बहुत नफीस खानपोश ढका हुआ था। ठेकेदार साहब ने कामिनी से पूछा, ये क्या है? अच्छा, गोया कि नाश्ता है। मैं भी गौर कर रहा था कि क्या कहेंगे ये लोग अपने दिल में कि चाय भी पिलाई तो महज चाय, मगर ये है क्या? ये कहकर खानपोश जो उठाया तो उसके नीचे वाकई शानदार नाश्ता चुना हुआ था। सुर्ख सुर्ख सेव, टोस्ट, मक्खन, अंडे, बिस्किट और एक तश्तरी में बहुत नफीस किस्म का हलवा, जिस पर चांदी के वर्क लगे हुए थे। असलम ने उन चीज़ों को देखकर कहा, ये तो आपने तकल्लुफ़ कर दिया ठेकेदार साहब। ठेकेदार साहब ने कहा, मैंने, हालांकि आप देख रहे हैं कि मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ। आपके सामने बच्ची को सिर्फ ये आवाज़ दी थी कि चाय भेज दो, मगर वह आपकी दुआ से इतनी सलीकामंद और समझदार है कि किसी के बिना कुछ कहे वह स्वयं अफसर को समझती है। और ये दरअसल उसी का सुप्रबंध है कि समय को समय के लिए घर में सारी चीज़ें मुहैया रहती हैं। ये ना हो कि किसी को चाय पिलाना पड़ जाए तो चोर दरवाज़ों से नौकर दौड़ाए जाएं बाजार, जो बाजार की निहायत नाकिस मिठाइयाँ वगैरह लाकर मेहमान के सामने ढेर कर दें कि लो, जहर मार करो ये बाजारी चीज़ें और नास मारो अपनी सेहत का। अब मसलन ये हलवा उसी के हाथ का बनाया हुआ है, ज़रा चखिए इसे परवेज साहब। मैंने थोड़ा सा हलवा एक तश्तरी में निकालकर चखा, जो आम किस्म के गाजर के हलवों जैसा था, मगर चूंकि विशेषतः और प्रशंसनीय अंदाज में मुझे चखाया गया था, इसलिए मैंने पहला ही चमचा खाकर कहा, सुबहान अल्लाह, लुत्फ आ गया, खुदा की कसम। कितनी मुनासिब मिठास है और कोमलता को कायम रखने के लिए किस खूबसूरती के साथ इसे अत्यधिक मिठास से बचाया गया है, जिससे आमतौर पर हलवे बचाए नहीं जा सकते। ठेकेदार साहब बड़ी गर्वीली मुस्कान के साथ बोले, मगर समझे भी आप कि किस चीज का हलवा है? जाहिर था कि गाजर का हलवा था, मगर मैंने ठेकेदार साहब को खुश करने के लिए कहा, सेब का लगता है, या फिर शायद लौकी का हो। ठेकेदार साहब ने एक कह कहा लगाकर कहा, किस कदर फरेब है सेब और लौकी में आपके लिए। हालांकि ये ना सेब का है ना लौकी का,
बल्कि महज गाजर का हलवा है। मैंने गोया विस्मय से कहा, और इसके बावजूद इतना हल्का? कमाल है ये तो। और स्वादिष्ट कितना है। तुमने खाया असलम? असलम ने सेब छीलते हुए कहा, जी हाँ, मैं सेब के बाद किसी और तरफ ध्यान ही नहीं देता। ठेकेदार साहब से कहा, ठीक है, साहबजादी भी यही कहती है कि निहार मुंह पहले सेब खाना चाहिए, और अंग्रेजी में न जाने क्या फरमाती है, जिसका मतलब ये है कि सेब खाओ बीमारियां भगाओ। परवेज साहब, ये बिस्किट भी घर ही के बने हुए हैं, बच्ची ने खुद ही बनाए हैं। भाई मुझे तो बेहद पसंद हैं। मैंने जल्दी से एक बिस्किट खाकर कहा, माशाअल्लाह, भला बाजार के बिस्कुटों में ये बात कहाँ, मगर आप न फरमाते तो मैं इन्हें विलायती बिस्किट समझता। ठेकेदार साहब ने कहा, और हैं भी तो इस दृष्टि से विलायती कि बिल्किस ने इनको बनाना एक मेम से सीखा है, जिसकी कोठी का ठेका मेरे पास था, और बिल्किस से उस मेम को बेहद दिलचस्पी पैदा हो गई थी। साहब, क्या हुनरमंद और सलीकामंद लेडी थी वह भी। ये जो खानपोश है, बिल्किस ने जब क्रोशिये से इसे बुना तो वह मेम एक एक को दिखाती फिरती थी कि बिल्किस के हाथ में कितनी सफाई है और कितनी बड़ी आर्टिस्ट है ये लड़की। वह तो मेरे सिर थी कि मैं बिल्किस को उसके साथ विलायत भेज दूं, मगर इस अबोध लड़की को 7 समुद्र पार मैं कैसे भेज देता। मैंने कहा, हाँ साहब, हम लोगों में इस किस्म की आज़ादियाँ कहाँ। ठेकेदार साहब ने कहा, और वह खुद भी पसंद नहीं करती इस किस्म की आज़ादी। आपकी दुआ से कॉलेज में पढ़ रही है, मगर क्या मजाल कि बुरके के बाहर दुनिया ने उसे देखा हो। ठेकेदार साहब इसी तरह अपनी साहबजादी की शान में कसीदे पढ़ते रहे, मैं दाद देता रहा, मगर असलम बैठा निरंतर बौखलाता रहा और सारा गुस्सा नाश्ते पर उतारता रहा कि सेब खा चुका तो हलवे की प्लेट पर हमला कर दिया, उससे निपटा तो टोस्ट पर मक्खन की मोटी मोटी तहें जमाकर साफ कर गया, और फिर अंडों की शामत आ गई। वह तो लग रहा था कि बदले के तौर पर नाश्ता खा नहीं बल्कि वाकई ठूंस रहा है। कभी कभी वह प्रलयंकारी नजरों से ठेकेदार साहब को देख लेता और फिर दांत पीसकर बेज़बान नाश्ते से बदला लेना शुरू कर देता। खुदा खुदा करके नाश्ता खत्म हुआ, और चूंकि हम दोनों को दफ्तर जाना था, इसलिए ठेकेदार साहब से रिहाई नसीब हो सकी। वह मुसीबत जो हर मर्दाने घर में होती है, जहां कोई औरत ना हो, उससे हम दोनों भी ग्रस्त थे कि मसलन कपड़े बदलने जो बैठे तो पता चला कि कमीज में बटन ही नदारद है। अब ढूंढ रहे हैं सुई धागा, और मान लीजिए कि मिल भी गया सुई धागा, तो सुई में धागा पिरोना क्या आपके ख्याल में कोई मामूली काम है? न जाने कितने वार खाली जाते हैं, तब कहीं जाकर सुई के नोक से धागा गुजरता है। मसलन असलम गरीब आज ही मुसीबत में फंसा हुआ था। खुदा जाने बेचारे ने कितनी कोशिश की होगी कि अंत में उसे मेरी मदद की ज़रूरत महसूस हुई और उसने मेरे कमरे में आकर कहा, सुई में धागा पिरोना आता है तुम्हें? मैंने कहा, किसी दर्जी के सामने अभ्यास तो नहीं किया है, मगर लाओ कोशिश करता हूँ। और खुदा को मेरी इज्जत रखना मंजूर था कि पहली ही कोशिश में धागा सुई की नोक से गुजर गया, और जब मैंने बड़े गर्व के साथ असलम को अपना ये कमाल दिखाया तो वह हैरान ही तो रह गया। कमाल कर दिया तुमने, निश्चय ही तुमने इस कला में अभ्यास कर रखा है, वरना इतना सही निशाना किसी अनाड़ी के बस का नहीं है। और वह मेरे करीब ही एक कुर्सी पर बैठकर कमीज में बटन टांकने की कोशिश करने लगा, और शायद उसने 2 ही 3 हाथ चलाए होंगे कि एक बार सी सी करता हुआ एकदम खड़ा हो गया और कमीज फर्श पर जा गिरी।
अब जो मैं उसे देखता हूं तो वह एक हाथ से अपने दूसरे हाथ की उंगली पकड़े खड़ा है और उंगली के सिरे पर खून की एक मोटी सी बूंद कांप रही है। मैंने कहा, क्यों, चुभोली सुई उंगली में? और उसी समय दीवार के उस पार से बिल्कीस की आवाज आई, अम्मी जान, क्या हर उस उंगली को शहादत की उंगली कहते हैं जिसमें सुई चुभ जाए? असलम ने दांत पीसकर धीरे से कहा, बदतमीज। और मैंने हंसकर दाद दी। मगर बात लाजवाब कही गई है। खून लगाकर शहीदों में शामिल हुए हो तो गुस्सा आखिर क्यों कर रहे हो? असलम ने वाकई गुस्से से कहा, जी चाहता है कि धोबी सामने आ जाए तो गोली मार दूं। बटनों से तो जैसे वैर है उस कमबख्त को। क्या मजाल जो किसी कमीज में कोई बटन उसने सलामत छोड़ा हो। अल्लाह जाने बटनों का व्यापार करता है या क्या कि कभी जो धुले हुए कपड़ों में बटन सही सलामत रह जाएं। मैंने तरस खाकर कहा, लाओ मैं लगा दूं बटन। हालांकि ये काम मुझे भी नहीं आता, मगर कोशिश करता हूं। सुई में धागा डाल लिया तो ये कौन सा बड़ा काम है। और उसी समय कामिनी ने आकर रुई की एक फुरेरी और टिंचर आयोडीन की एक शीशी असलम को देते हुए कहा, ये बिटिया ने आपके लिए भेजी है और कमीज मंगाई है। मैंने फुरेरी और टिंचर देखकर हंसते हुए कहा, कमीज तो ये लो, मगर इस जख्म की मरहम पट्टी के लिए मैं इन्हें अस्पताल लिए जा रहा हूं। कामिनी को भी ये सुनकर हंसी आ गई और वह मुंह पर दुपट्टा रखकर हंसती हुई कमीज लेकर भागी तो असलम ने कहा, देख लिया आपने, इस तरह मजाक उड़ाया जाता है बात बात पर। मैंने कहा, माफ कीजिएगा बंदा नवाज, ये मजाक तो आप स्वयं उड़वाते हैं। जरा सी सुई चुभ गई तो सिसकारियां भरते हुए खड़े हो गए और धोबी को गोली तक मारने का इरादा कर लिया। असलम ने कमरे से निकलते हुए कहा, अच्छा खैर इधर आ जाओ, यहाँ तो दीवार के कान भी हैं। मैंने उसके साथ जाते हुए कहा, सिर्फ कान ही नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि आंखें भी हैं। मगर अभी हम दोनों बरामदे में जाकर बैठने भी न पाए थे कि ठेकेदार साहब कुछ घबराए हुए दाखिल होकर बोले, खैरियत तो है? मैंने तो अभी सुना कि खुदा न करे असलम मियाँ कुछ जख्मी हो गए हैं। मैंने हंसकर कहा, अगर जख्मी होना इसी को कहते हैं तो न जाने जख्मी होने को क्या कहा जाएगा। कमीज में बटन टांक रहे थे ये हजरत कि जरा सी सुई उंगली में चुभ गई। ठेकेदार साहब ने पूर्ववत चिंता के साथ कहा, ये जरा सी बात भी खतरनाक हो सकती है। मान लीजिए कि वह सुई जंग भरी हो तो उसका जहर जिस्म में दाखिल हो सकता है। जरा दिखाइए तो मुझे। और कुछ न पूछिए कि असलम का क्या हाल था उस समय। दरअसल उसका रोने को जी चाह रहा था, मगर वह खिसियानी हंसी हंस हंस कर अपनी उस उंगली को छिपाने की कोशिश कर रहा था। आखिर ठेकेदार साहब ने बढ़कर स्वयं हाथ पकड़ लिया और उंगली देखते हुए बोले, भला ये कौन सा मौका है इस तकल्लुफ का? प्रकटतः तो कोई खास बात नहीं, मगर सावधानी के तौर पर टिंचर लगा ही देना चाहिए। मगर सवाल तो ये है कि आखिर आप बटन टांकने बैठे ही क्यों? अरे भाई, ये तो सीधी सी बात थी कि कमीज अंदर भेज दी होती, बटन टंग कर आ जाते। ये आपको तकल्लुफ की सजा मिली है। क्या खूब कहा है किसी शायर ने, ए ज़ौक़ तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर। चुनांचे आपने तकल्लुफ बरता और आपको सरासर तकलीफ पहुंची। मैं अभी इस लतीफ़े के नशे ही में सरशार था कि मिसरे में ज़ौक़ मौजूद हैं और वे फरमा रहे हैं कि क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि ए ज़ौक़ तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर। तभी ठेकेदार साहब ने मुझे भी संबोधित किया। कान खोलकर आप दोनों साहबान सुन लें कि ये बेतकल्लुफ घर है और मैं आप दोनों को खुदा की कसम अपना किराएदार नहीं बल्कि रिश्तेदार समझता हूँ।
इसलिए आइंदा इस किस्म का तकल्लुफ ना हो, वरना मुझे सख्त सदमा होगा। मैंने तो पहले ही दिन असलम मियाँ से कह दिया था कि इस घर को आप अपना घर समझकर रहें, और अगर महज किराएदार बनकर रहना है तो इस शहर में असंख्य घर और भी मिल सकते हैं। बल्कि मैं तो अक्सर इसी बात पर लज्जित हुआ करता हूँ कि आपको अलग चूल्हा हांडी करना पड़ता है। मगर बिल्कीस की अम्मी की ये राय भी ठीक है कि बहुत ज्यादा आत्मीयता से भी फूट पड़ जाया करती है। उसी समय कामिनी अंदर से कमीज लेकर आ गई और उसने कहा, बिटिया ने कहा है कि बाकी कमीजें और मरम्मत करने लायक कपड़े भी दे दीजिए। असलम ने कहा, शुक्रिया, कह दीजिएगा कि बाकी सब कपड़े ठीक हैं। ठेकेदार साहब ने कहा, फिर वही तकल्लुफ, बेहतर है, मैं इसकी दूसरी यही सूरत अख्तियार करूंगा। हम दोनों ने इस दूसरी सूरत पर विचार करने के बजाय दफ्तर जाने की तैयारियां शुरू कर दी और ठेकेदार साहब से विदा होकर हम दोनों चल दिए। घर से निकलने के बाद मैंने असलम से कहा, अल्लाह जाने ये बड़े मियाँ वह दूसरी सूरत कौन सी अख्तियार करेंगे। असलम ने कहा, खैर ये बेचारा बुढ़ा तो बहुत सहृदय किस्म का आदमी है, मगर उन बड़े मियाँ की साहबजादी की तेजियों से मैं बहुत घबराता हूँ। मैंने कहा, मेरी समझ में तो तुम्हारी ये घबराहट ठीक नहीं। अच्छी खासी ज़हीन किस्म की तेज तर्रार लड़की है, और ये मैं उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मगर मेरा ख्याल तो ये है कि वह तुम में असाधारण दिलचस्पी ले रही है। असलम जैसे सहम कर खड़ा हो गया। क्यों दहला रहे हो मुझे? ये तेज तर्रारी और जहानत ऐसी ही पसंद है तो उस शामत का रुख अपनी ही तरफ क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा, गोया मैं भी आपकी तरह बिक्री के लिए की तख्ती लगाए फिर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी तरह आज़ाद होता तो इस संभावना पर फूला ना समाता, मगर खुदा सलामत रखे मेरे अनगिनत बच्चों की एकमात्र माँ को, जिसके नाम मेरे सर्वाधिकार न जाने कब के सुरक्षित हो चुके हैं। असलम ने कहा, तो गोया मैं ही फालतू रह गया हूँ। ये तो अजीब खुदगर्जी की बातें कर रहे हैं आप। मैंने कहा, तो भाई साहब आप मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? मैंने तो बिल्कीस से नहीं कहा था कि वह आपकी इस तरह गाहक बन जाए। मेरे यहाँ आने से पहले ही आप दोनों में आपसी संबंध पैदा हो चुके थे। असलम ने घबरा कर कहा, संबंध? संबंध कैसे? मैंने कहा, वही संबंध जिनसे प्रकटतः आप सख्त बेजार नजर आते हैं। असलम ने कटुता से कहा, प्रकटतः से क्या मतलब है आपका? मैंने कहा, प्रकटतः से मेरा मतलब है प्रकटतः। भला गौर करने की बात है कि एक लड़की आपको न केवल बराबर और लगातार छेड़ ही रही है, बल्कि वह आपकी जरा जरा सी बात पर नजर भी रखती है, आपकी कमीज में बटन भी टांगती है, आपके कपड़े भी सीने सुधारने के लिए मंगा भेजती है और आप में लगातार दिलचस्पी ले रही है। तो जाहिर है कि ये दिलचस्पी अर्थहीन तो नहीं हो सकती। असलम ने कहा, ये तो अच्छी जबरदस्ती है। ये तो तुमको मालूम ही है कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा, इसी पर तो मुझे विस्मय है। असलम ने कहा, इसमें विस्मय की क्या बात है? दिलचस्पी होना तो एक और, मुझे तो वहशत होती है इस कल्पना से भी। खुदा की कसम, मैं इन साहबजादी से सख्त बेजार हूं। मैंने कहा, उसकी दिलचस्पी और तुम्हारी बेजारी की सिर्फ एक ही वजह समझ में आती है। असलम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, वह क्या? मैंने कहा, वह ये कि तुमने उसे अभी तक नहीं देखा है और वह तुमको बराबर देखती रहती है। असलम ने मुंह बनाकर कहा, जी और क्या, ऐसा ही तो मैं गुलफाम हूं कि वे मुझे देखकर इस तरह बेकाबू हो गई है और इस तन्मयता से दिलचस्पी ले रही है। मैंने कहा, ये भी तो हो सकता है कि वह भी ऐसी बुरी ना हो जैसी बिना देखे आप उसे समझ रहे हैं।
असलम ने असमंजस के साथ कहा। नहीं साहब, वह महज बेवकूफ़ बना रही है। आजकल की स्कूलों और कॉलेजों की कई लड़कियों को बेवकूफ़ साजी का भी बेहद शौक हो गया है। वे खामखा भी अच्छे खासे नवयुवकों को अपने हथकंडों से पटरी से उतार दिया करती हैं, मगर मैं ऐसा चुगद नहीं हूँ। मैंने कहा, कई बार बहुत भद्र किस्म के चुगदों को अपने बारे में ये संदेह हो जाता है कि वे चुगद नहीं हैं, बल्कि इतिहास गवाह है कि आज तक किसी चुगद ने अपने आप को चुगद नहीं समझा, इसलिए कि ये एहसास ही चुगदियत के प्रतिकूल है। असलम ने पहले तो गौर किया, फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा, खैर, मगर ये सच है कि वह सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। मैंने कहा, मगर इस बेवकूफ़ी का क्या जवाब है कि आपने न उस गरीब को देखा, न उससे अब तक सीधे कोई वास्ता रखा और खामखा ही उससे बेजार बने बैठे हैं। असलम ने कहा, सवाल ये है कि मैं उसमें क्यों दिलचस्पी लूं? मैंने कहा, जनाब के इसी सवाल से ये सवाल पैदा होता है कि दिलचस्पी क्यों ना लें आप? असलम ने उलझकर कहा, भाई तुम तो और भी परेशान कर रहे हो, मगर मैं खुदा की कसम तंग आ चुका हूँ इन बातों से, और ये बड़े मियाँ और भी अपनी साहबजादी के कसीदे सुना सुना कर बोर करते रहते हैं। कोई पूछे कि आपकी साहबजादी बड़ी हुनरमंद, बड़ी सलीकामंद, बड़ी योग्य और बड़ी वगैरह हैं, तो हम क्या करें? दिलवा दीजिए उन्हें कोई नोबेल प्राइज़। हमारा सिर क्यों खाते हैं आप और हमें क्यों प्रभावित करते हैं? मैंने कहा, उस बेचारे का शाहकार उसकी यही बेटी है, इसलिए वह उसी का गर्व के साथ जिक्र करता है। शायर होता तो शेर सुनाता, राजनीतिज्ञ होता तो अपने राजनैतिक दांव पेंच सुनाता, मगर वह तो महज बाप ठहरा। असलम का दफ्तर आ चुका था, इसलिए वह खुदा हाफिज कहकर चला गया और मैं अपनी राह हो लिया। ये उसी दिन का किस्सा है कि मैं जो शाम को दफ्तर से वापस आया तो असलम साहब बरामदे में एक कुर्सी पर सिर थामे बैठे हुए थे। मुझे देखते ही कहने लगे, मैं तो खैर साफ हो गया हूँ बिल्कुल। अब ज़रा आप भी अपना कमरा खोलकर देख लीजिए कि आपकी क्या क्या चीज़ें गायब हुई। मैंने सन्नाटे में आकर कहा, साफ हो गए हो बिल्कुल? मतलब क्या है तुम्हारा? असलम ने पराजित अंदाज में कहा, चोरी हो गई, और क्या होता, एक चीज़ नहीं छोड़ी। देखो तो सही ज़रा अपना कमरा। मैंने लपककर अपना कमरा खोला तो मेरी सारी चीज़ें सुरक्षित रखी हुई थी। सारे सूटकेस अपनी जगह पर रखे हुए थे। अलमारी खोलकर देखी तो कपड़े भी सबके सब मौजूद थे। हद ये है कि आज मैं तकिए के नीचे अपनी घड़ी भूल गया था, वह भी अपनी जगह रखी मिली। मगर अपने कमरे से निकलकर असलम के कमरे को जो देखा तो वहां वाकई झाड़ू फिरी नजर आई। बिस्तर वगैरह तो खैर बहुत सलीके से लगा हुआ था, पर अलमारी में एक कपड़ा मौजूद न था। 3 सूटकेस थे गरीब के, वे नदारत थे। बिजली की इस्त्री मेज पर रखी रहती थी, वह भी नदारत थी। मैंने एक ही नज़र में ये सब कुछ देखकर असलम से कहा, रहमान से पूछा? असलम ने कहा, वह तो आज सुबह ही इजाज़त ले चुका था कि अपने भाई से मिलने जाएगा। मैंने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि वह पहले ही प्रोग्राम बना चुका था कि हम लोग दफ्तर जाएं और वह यहाँ हाथ साफ कर जाए। मगर सवाल ये है कि मेरा सामान उसने क्यों नहीं छुआ? असलम ने कहा, जल्दी में सिर्फ एक ही कमरे का सामान उठा सका होगा। मैंने कहा, मगर बड़े आश्चर्य की बात है कि वह सामान समेटता रहा और ठेकेदार साहब के यहाँ किसी ने उसे टोका भी नहीं।
पूछा तो होता जरा कामिनी को बुलाकर। असलम ने कहा, जाहिर है कि ठेकेदार साहब मालिक मकान है, चौकीदार तो नहीं। मगर मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि उस कमरे में और भी कई कीमती चीजें थीं, वे उसने क्यों छोड़ दी? मसलन ये टाइम पीस बहुत कीमती है, ये टाइपराइटर ज्यों का त्यों रखा हुआ है, मेज के खाने में मेरा पर्स बंद था, वह भी मौजूद है, हालांकि उसमें अच्छी खासी रकम थी। मैंने कहा, तुमको रहमान पर भरोसा भी तो इतना था कि कमरे में कभी ताला ही न लगाया, हालांकि मैं सदा अपना कमरा बंद कर जाता हूं। मैं अभी ये कह ही रहा था कि रहमान सामने से आता हुआ नजर आया और उसे देखकर असलम ने मुझे और मैंने असलम को विस्मय से देखा। उसने कुछ इस तरह जैसे कोई बात ही ना हो करीब आकर सलाम करते हुए कहा, बस मिलने में देर हो गई, नहीं तो ठीक चाय के समय आ जाता। चाय बनाऊं? असलम ने कहा, चाय गई जहन्नुम में, तुम्हारी अनुपस्थिति में हर चीज चोरी हो गई मेरे कमरे की। रहमान ने घबराकर कहा, चोरी? और वह दौड़ा असलम के कमरे की ओर। शायद उस समय असलम के दिमाग में यही सवाल होगा जो मेरे दिमाग में था कि अब तक तो संदेह रहमान पर था, पर अगर उसने ही ये हरकत की होती तो वापस क्यों आता, और वापस आ भी गया था तो इतना बड़ा अभिनेता तो जाहिर है कि वह हो नहीं सकता कि इस तरह विस्मय प्रकट करे और इस सादगी से उसी कमरे की ओर दौड़े जिसे स्वयं उसने लूटा हो। हम दोनों अभी तक इस गुत्थी को सुलझा रहे थे कि रहमान ने वापस आकर कहा, मगर साहब ये कैसा चोर था जो कुछ ले गया है तो कुछ दे भी गया है, या शायद दरवाजों पर पर्दे आपने लगाए हैं? हम दोनों ने लगभग एक साथ कहा, पर्दे? और दौड़े कमरे के अंदर जहां वाकई दोनों दरवाजों और दोनों खिड़कियों पर बहुत खूबसूरत पर्दे टंगे हुए थे। मैंने करीब जाकर एक खिड़की के पर्दे को जो हाथ में लेकर देखा तो असलम के एक सूटकेस की झलक नजर आई, और अब जो पर्दा उठाया तो तीनों सूटकेस बड़े सलीके से उस पर्दे के पीछे रखे हुए नजर आए। मैंने कह कहा लगाते हुए कहा, लो भाई मुबारक हो, तुम्हारा सामान चोरी नहीं हुआ बल्कि पर्दा नशी हो गया है, ये रहे तीनों सूटकेस। असलम ने करीब आते हुए कहा, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी चीजें भी इसी तरह किसी न किसी पर्दे में होंगी। और ये कहकर उसने एक एक पर्दा उठाकर देखना शुरू किया, मगर उसे अपने वे कपड़े कहीं न मिल सके जो अलमारी में इस तरह भरे हुए थे जैसे गिलहरी की झोंझ हो। मगर इससे पूर्व कि वह उन कपड़ों के बारे में जांच करता, ठेकेदार साहब कुछ परेशान से कमरे में दाखिल होकर बोले, कमाल करते हैं आप लोग भी, न किसी से पूछा, न घरेलू तौर पर जांच की और थाना चौकी भी शुरू कर दी। भला बताइए, मेरे घर पे पुलिस मौजूद होगी और चोरी गया माल मेरे घर के अंदर से बरामद होगा तो मेरा कितना अपमान होगा। साहब, आपके सभी कपड़े अंदर उठवा लिए गए हैं ताकि उन्हें ठीक कर दिया जाए। गूदड़ की तरह अलमारी में ठुसे हुए थे, किसी कमीज में बटन नदारत थे तो कोई पतलून इस्त्री के बिना गुच्छा मुच्छा पड़ी थी, किसी कोट का कॉलर मरम्मत के योग्य था तो किसी शेरवानी की जेबें कटी हुई थीं। बच्ची ने आकर वे सब कपड़े निकाल लिए हैं ताकि उनको ठीक कर दिया जाए। मैंने कहा, ये तो ठीक है, मगर ये थाना चौकी की क्या बात फरमा रहे थे आप? ठेकेदार साहब ने कहा, यही कह रहा था कि अकारण पुलिस ने आकर जांच पड़ताल शुरू कर दी तो कितनी बदनामी की बात है मेरे लिए। असलम ने कहा, मगर पुलिस का यहाँ क्या जिक्र था? ठेकेदार साहब ने कहा, और जिक्र किसको कहते हैं? आप जा रहे थे रिपोर्ट दर्ज कराने, हालांकि पहले मुझसे पूछना चाहिए था, घर में पूछवाना चाहिए था। असलम ने कहा, मगर ये आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा था? ठेकेदार साहब ने कहा, मुझे बड़े विश्वस्त रूप से मालूम हुआ है। असलम ने कहा,
और मैं बड़े विश्वस्त रूप से अर्ज कर रहा हूं कि ये गलत सूचना आपको पहुंचाई गई है, पर मैं ढूंढ जरूर रहा था कि सूटकेसों की तरह ये कपड़े किस पर्दे में रखे गए हैं। ठेकेदार साहब ने कहा, कैसे रहे ये पर्दे? इस कमरे के रंग और इस सोफे के रंग से मेल खाता हुआ यही कपड़ा साहबजादी ने पसंद किया है, मगर परवेज साहब के कमरे के लिए जो पर्दे आए हैं उनका तो जवाब ही नहीं। कल देखिएगा परवेज साहब आप अपना कमरा भी। आपका कमरा आज इसलिए नहीं ठीक किया गया कि इन हजरत से तो इजाज़त लेने की गोया ज़रूरत ही नहीं समझी गई, मगर आपसे इजाज़त के अलावा कुंजी लेना भी ज़रूरी था, इसलिए कि आप तो अपना कमरा ताला लगाकर जाते हैं ना, और नेक नियति के साथ सही ताले तोड़ने को नैतिक अपराध समझता हूँ। मैंने कहा, मगर ये कष्ट आप उठा ही क्यों रहे हैं? ठेकेदार साहब ने कहा, ये कष्ट इसलिए उठाया जा रहा है कि आप लोग नहीं उठाते। अब तक इंतज़ार किया गया कि शायद आप लोग स्वयं अपने रहने के ठिकाने को सुसज्जित कर लेंगे, मगर आप लोग तो अजीब दरवेश हैं कि घर में भी इस तरह रहते हैं कि क्या कोई वेटिंग रूम में रहता होगा। हद ये है कि इन असलम साहब के बिस्तर के नीचे से होलडॉल तक तस्मों सहित बरामद हुआ है। असलम ने कहा, मगर हमारी इस बदसलीकगी की सज़ा आखिर आप क्यों भुगतें? ठेकेदार साहब ने कहा, मियाँ सच्ची बात तो ये है कि मर्दों की बहुसंख्या इसी किस्म की ऊट पटांग होती है जैसे आप साबित हुए हैं। मसलन मैं स्वयं कबाड़िया होता अगर बिल्किस ख्याल न रखती, चुनाचे बाहर से आकर मैं खुद कोट एक तरफ उछाल देता हूँ, टोपी घड़ौंची पर रखाता हूँ, जूतों के अंदर मोजे ठूंस कर उन्हें पलंग के नीचे खिसका देता हूँ, छड़ी पलंग पर लिटा देता हूँ और न जाने क्या क्या करता हूँ, मगर दूसरे दिन हर चीज बहुत सलीके से अपनी जगह पर रखी मिलती है। ख्याल आता है तो सिर्फ ये कि 4 दिन में बिल्किस की शादी हो जाएगी तो मेरा क्या हश्र होगा। मैंने कहा, क्यों, क्या बेगम साहबा मोहतरमा से आपको ऐसे सलीकेपन की आशा नहीं है? ठेकेदार साहब ने मुंह बनाकर कहा, अजी तौबा कीजिए, उनकी नाक पर बैठी हुई मक्खी तो मैं खुद उड़ाता हूँ, वे क्या करेंगी मेरा कोई काम। बहुत ठस किस्म की महिला हैं, उनकी तीमारदारी भी इसी बेचारी बच्ची को करनी पड़ती है। असलम ने कहा, तीमारदारी? मगर मुझे तो आज तक पता ही ना चला कि नसीबे दुश्मना कुछ तबीयत भी खराब है उनकी। ठेकेदार साहब ने कहा, तबीयत नहीं, आदत खराब कर दी है बिल्किस ने। माँ को हिलकर पानी भी पीने नहीं देती। नतीजा ये है कि वह बैठे बैठे बस फूलती ही जा रही है और इस तेज़ी से मोटी हो रही है कि भाई मुझे तो हर समय ये डर रहता है कि इस शुरुआत का अंत क्या होगा। परवेज साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी घरवाली बहुत छरहरे और सुबुक जिस्म की महिला थी और बड़ी नज़ाकत थी उनके शरीर में, मगर अब तो ये हाल है कि चावल मैंने बंद कर रखे हैं, आलू उन्हें खाने नहीं देता, मुर्गस खानों से उन्हें परहेज कराता हूँ। वे स्वयं डांसिंग करती हैं। मैंने विस्मय से पूछा, अजी क्या फरमाया? डांसिंग यानी नृत्य करती हैं? और कमरे की दीवार के पीछे से खुच 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 किस्म की हंसी की आवाज़ दूर जाती हुई महसूस हुई और ठेकेदार साहब ने एकदम से चौंक कर कहा, नृत्य यानी नाच? नहीं बंदा नवाज, मैं नई रोशनी से अभी इतना नहीं चुंधिया गया हूँ कि मेरे यहाँ की महिलाएं नाचना शुरू कर दें। मैं तो उस चीज़ को कह रहा था जिसका मतलब है कम खाना। असलम ने कहा, अच्छा अच्छा, डाइटिंग को कह रहे थे आप। मैं खुद हैरान था कि बेगम साहिबा का डांसिंग से क्या संबंध, तो गोया डाइटिंग भी करती हैं वह। ठेकेदार साहब ने कहा, वे बेचारी खुद अपने मोटापे से तंग हैं
और उसे स्थायी रोग समझती हैं, बल्कि मेरा तो इरादा हो रहा है कि अब उनसे चक्की पिसवाया करूँगा। मगर सुना है कि तैरने से भी शरीर सुडौल और छरहरा हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि उनको तैराने का इंतज़ाम कहाँ किया जाए? जी नहीं, बस चक्की पिसवाना ही ठीक रहेगा। असलम ने कहा, इसके लिए कुछ व्यायाम भी तो होते हैं। ठेकेदार साहब ने बड़ी चिंता से कहा, यानी आपका मतलब है कि उनको बाकायदा पहलवान बना दिया जाए? ये गलत है और न ये औरत जात को शोभा देता है कि वह बैठ के निकालती रहे और डंड मुगदर वगैरह का शगल करे। अब बस चक्की वाली तजवीज़ बहुत मुनासिब है। एक तो ये कि घर का पिसा हुआ आटा मिलेगा खाने को, और दूसरे उनका वज़न भी कम होगा। भाई, वह तो अब मोटी ही मोटी नज़र आने लगी है। मैंने उन्हें तरकीब बताई। आप उन्हें निहार मुँह एक केला खिलाकर एक प्याली दूध पिला दिया कीजिए। बस यही उनका नाश्ता हो, और उसके बाद चाहे कितनी ही भूख लगे वे कुछ न खाएं। तकलीफ तो बहुत होगी, कलेजा खुरचेगा, भूख से बुरा हाल होगा, मगर ये तकलीफ उन्हें सहन करनी पड़ेगी। और जब भूख बिल्कुल ही असहनीय हो जाए तो शाम के समय कोई हल्का सा आहार, आधी भूख बाकी रख कर खा लिया करें। फिर देखिए कि कुछ ही दिन में क्या हो जाता है। असलम ने कहा, मगर मेरा ख्याल है कि इस तरह भूख मारने का नतीजा भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। जिस्म तो ज़रूर घटता है, मगर कमज़ोरी भी बढ़ती है। ठेकेदार साहब ने कहा, अजीब, बढ़ने दीजिए कमज़ोरी, जिस्म तो घटे किसी तरह। तो क्या फरमाया आपने? केला, यानी यही केला जो केला कहलाता है, हरी छाल का हो या कोई ख़ास किस्म का केला? मैंने कहा, जी हाँ, हरी छाल का एक केला खिलाकर एक प्याली दूध पिला दिया कीजिए। ठेकेदार साहब ने कहा, कोई दुआ आदि तो नहीं पढ़ना है इसके साथ? मैंने कहा, नहीं साहब, ये कोई रूहानी अमल नहीं, बल्कि मोटापा दूर करने की दवा है। ठेकेदार साहब ने धीरे से कई बार दोहराया, एक केला, एक प्याली दूध, और यही कहते हुए वे इस तरह कमरे के बाहर चले गए कि मानो अगर ये नुस्खा याद न रहा तो केले की जगह कटहल खिला देंगे। मैं तो कुछ ही दिन इस मकान में रहने के बाद इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि ये असलम की कृतज्ञता और अकृतज्ञता के सिवा और कुछ न था कि वह इस मकान से तंग आ चुका था और दूसरा मकान ढूंढना चाहता था। हालांकि उसे शायद अपने घर में भी इतना आराम नसीब न हो सकता था जितना इस घर में प्राप्त था। तो वह किराएदार, मगर क्या कोई मेजबान किसी मेहमान की आवभगत कर सकता था जो आतिथ्य सत्कार उसका और उसके कारण मेरा हो रहा था। हम दोनों के कमरे तो खूब सजा ही दिए गए थे, मगर अब तो कैफियत ये थी कि बिना मांगे हमारी ज़रूरत की हर चीज़ हमें मौजूद मिलती थी। मुझे तो विस्मय इस बात पर हुआ कि मेरी शेविंग स्टिक खत्म हो चुकी थी और मैं इरादा ही कर रहा था कि आज दफ्तर से वापसी में लेता आऊँगा कि देखता क्या हूँ कि मेज़ पर नई शेविंग स्टिक मौजूद है। बात प्रकटतः ये कोई खास नहीं थी, मगर मुझ पर इसका इतना असर हुआ कि मैं वह शेविंग स्टिक लिए असलम के कमरे में जा पहुंचा और उससे कहा, ये शेविंग स्टिक क्या तुमने लाकर मेरी मेज़ पर रखी थी? असलम ने कहा, ये शायद मेरे टूथब्रश के साथ लाई गई है, मगर सवाल तो ये है कि हमें इस तरह क्यों एहसान के बोझ तले डाला जा रहा है और हम कब तक ये भार उठा सकते हैं? मैंने कहा, ये बात इस अप्रियता के साथ कहने की नहीं है, बल्कि सद्व्यवहार का जवाब भी सद्व्यवहार से ही देने की ज़रूरत है और इसके लिए मौके की तलाश में रहना चाहिए। असलम ने कहा, वह मौका कभी हाथ न आएगा और उस तरफ से एहसान होते ही रहेंगे, मगर आखिर क्यों हो रहे हैं ये एहसान?
क्या मतलब है इसका? मैंने कहा, बिना किसी मतलब के निस्वार्थ सहृदयता भी तो हो सकती है। असलम ने कहा, खामखा की शर्मिंदगी में ग्रस्त करने का सिलसिला जारी है। मेरे पास इत्तेफाक से रुमाल खत्म हो गए थे। कुछ धोबी ने खोए, कुछ खुद मैंने खोए। एक दिन दफ्तर जाने के लिए मैंने अपना मैला रुमाल धोकर सूखने के लिए बाहर फैला दिया। बस यही गलती मुझसे हुई। चुनाचे वापस आकर देखा कि कपड़ों की अलमारी में 1 दर्जन नए रुमाल रखे हुए हैं। आखिर ये ज्यादती है या नहीं? और उसी समय वही परिचित खनकती हुई आवाज बराबर के कमरे में गूंजी, अम्मी जान, ये शब्बू कुर्ते के दामन से नाक साफ कर रहा है। इससे कहिए कि रुमाल रखा करे। मैं तो कठिनाई से अपनी हंसी सय्यद कर सका, मगर असलम का चेहरा दर्शनीय था, जो गुस्से से तिल मिला उठा था। मेरी हंसी पर असलम ने जलकर कहा, तुमको हंसी आ रही है और मेरे तन बदन में आग लग जाती है इन बातों से। अभी मैं असलम को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि ठेकेदार साहब बहुत घबराए हुए तशरीफ लाए। कहाँ, किधर? अरे भाई, आग कहाँ लग गई? कैसे लगी? किसने आग लगाई? असलम और भी सुलग कर रह गए, मगर मैंने ठेकेदार साहब को आश्वस्त कर दिया कि कोई आग वाग नहीं लगी है, आप आश्वस्त रहिए। और जब उन्होंने बहस शुरू कर दी कि मैंने बहुत विश्वास से सुना है कि आग लगी है, तो आखिर मुझे कहना ही पड़ा कि आग सचमुच नहीं लगी, बल्कि मुहावरे के तौर पर लगी थी। ये असलम साहब एक साहब का जिक्र कर रहे थे कि उनकी बातों से तन बदन में आग लग जाती है। ठेकेदार साहब ने इत्मीनान से बैठते हुए कहा, ला हौल वला कुव्वत। वह बेचारी समझी कि खुदा न करे आतश ज़दगी हो गई है, मगर ये सच है कि कई लोगों की बातों से खामखा तन बदन में आग लग जाया करती है। मसलन आज सुबह से बिल्कीस की अम्मी मुझे जला रही हैं। आपने सिर्फ 1 केला खाने को बताया था, वह पूरा दर्जन साफ कर गईं। उनका इलाज तो सिर्फ यही है कि चक्की पीसें। ये केला वगैरह सब वाहियात है, इससे तो जिस्म और भी फूलेगा। मैंने कहा, जी नहीं, ये बहुत परखा हुआ नुस्खा है कि निहार मुंह 1 केला खाकर 1 प्याली दूध पी लिया जाए और फिर भूख को बर्दाश्त किया जाए। ठेकेदार साहब ने कहा, मगर बंदा नवाज, मेरी बीवी तो नादिर शाह दुर्रानी की प्यारी बहन है। असलम ने विस्मय से पूछा, नादिर शाह दुर्रानी की बहन? ये कैसे हो सकता है कि जैसे नादिर शाह ने गुलकंद का पूरा मर्तबान शाही हकीम से छीनकर साफ कर दिया था और फिर कहा था कि हलवाए खूब अस्त दीगर बयार, उसी तरह ये मोहतरमा भी 1 के बजाय 1 दर्जन केले खा गईं? असलम ने पूर्ववत प्रश्न चिन्ह बनकर पूछा, वाकई? ठेकेदार साहब ने कहा, जी हाँ, वाकई, बिल्कुल सचमुच। असलम परेशान हो गया। उसने सोचा कि जब माँ का ये हाल है तो साहबजादी भी कम साबित न होंगी। ठेकेदार साहब के पास तो इतनी गुंजाइश थी कि वह दर्जनों केले खिला सकते थे, मगर गरीब असलम केलों के बाग कैसे खरीदता? यही सोचकर उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और नाक की सीध में स्टेशन की ओर चल दिया। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक हास्य कहानी खामखा। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।